दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैं एक ऐसा श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए 20-30 प्रश्नों का एमसीक्यू जो है उसको हम आपको हल कराने जा रहे हैं। और केवल उसका उत्तर नहीं यहाँ बताया जाएगा, उसके चारों विकल्पों पर भी चर्चा किया जाएगा कि मैं जो उत्तर है वो तो क्लियर है, लेकिन जो अन्य विकल्प है वह किसका किसका रचना है उस पर भी जिक्र किया जाएगा। और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे 2024 का, ये देखिए, ये 2024 का आपका परीक्षा का ये पेपर है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं 2024 किस सीरीज का है, HE सीरीज का है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं आपको 15-20 पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का 20-20 प्रश्नों का श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यानी लगभग आपके पास 200-300 के आसपास प्रश्न हो जाएंगे। उसमें से कम 8 प्रश्न 9 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा उद्देश्य है। और साथ ही साथ आप गद्य का, काव्य का, ये सब तो तैयारी करा ही जाएगा एक फास्ट रिवीजन के रूप में, और परीक्षा के पहले सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आइए हम लोग अब इस वीडियो को आप उसको छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि इसमें मैं किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, किस तरह से गद्यांशों को हम बिना अगर पाठ का नाम या नहीं याद है तो हम कैसे उसको पकड़ सकते हैं कि किस पाठ से, ये सब बहुत सारा ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो पहला जो आपका देखिए, यहाँ यही आपका प्रश्न पत्र है। आप चूंकि पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, तो देखिए आपका समय कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। कितना समय रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय होगा, ठीक है। और जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। 15 मिनट क्यों दिए जा रहे हैं, 15 मिनट देखिए परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है, जिसमें खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसका उत्तर आपको कहाँ देना है, OMR शीट पर उसका उत्तर आपको देना होगा। किस पे देना होगा, OMR शीट पर उसका उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। और किस तरह से देना होगा, नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से। जेल पेन का प्रयोग आप करते ही मत करिएगा, जेल पेन नहीं, जो डॉट पेन होता है बाल पॉइंट पेन, उसी से आप गोला भरेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें नहीं काटें तथा इरेज अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। यानी अगर आप संजोग से कहीं गलत आप गोला भर दिए तो उसको काटना नहीं है, इरेजर नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। और सभी प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं, यानी कि आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। खंड ब में किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। खंड ब में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह प्रश्न होगा, ये व्याख्यात्मक प्रश्न होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, लिखा प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ये सब निर्देश है। हाँ, OMR भरने का जो तरीका है, प्लेलिस्ट में एक वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो में, मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहां आपको एक वीडियो मिलेगा जहां आपको OMR, मूल OMR जो बोर्ड परीक्षा में भरवाया जाता है, उसको भरने का तरीका बताया गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे ढूंढ करके और देख लीजिए। दूसरी बात, यहाँ से कंप्लीट कोर्स गद्य, काव्य, संस्कृत, व्याकरण सब कुछ प्लेलिस्ट बना करके रखा गया है। आप जाकर के गद्य का प्लेलिस्ट खोलिए, पाठ 1 से लेकर के अंतिम तक पूरा का पूरा व्याख्या प्रत्युत्तर मिलेगा। उसी तरह काव्य का, उसी तरह संस्कृत का, उसी तरह से व्याकरण का। तो वहां से आप
पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अब फास्ट रिवीजन तो मैं आपके लिए करा ही रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत कुछ एक तरह से बूस्टर डोज समझिए कि मिलने वाला है। ठीक है, आइए हम सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं। आपका जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, बस आगे बढ़ने से पहले एक ही छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। केवल लाइक आप करते जाइए, बाकी आपसे यही सब अपेक्षा है, इससे ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए। और आपकी सफलता के लिए हम कृत संकल्पित हैं, आप बस केवल एक कदम आगे बढ़ें। पहला प्रश्न है, रक्षाबंधन नाटक है के नाटककार हैं कौन है, आपको ये बताना है। रक्षाबंधन के नाटककार कौन है, आपको ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, उपेंद्र नाथ अश्क, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा और चतुर्सेन शास्त्री। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा हरि कृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन नाटक के जो रचयिता हैं या नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी हैं। ठीक है ना। रक्षाबंधन कहानी भी है। आप कमेंट में हमें लिख करके बताएंगे कि रक्षाबंधन कहानी किसकी है। यदि उसका उत्तर नहीं जानते तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा अपना भी दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा पढ़िए, क्योंकि यह प्रश्न मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप कम से कम किताब तो ढूंढेंगे ना। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए रक्षाबंधन कहानी किसकी है, तो आप हमें इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दूसरा प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, आपको ये बताना है। तो ये एक है संस्कृत के 4 अध्याय, बी है साहित्य और कला, सी है अनंत आकाश और डी है इंद्रजाल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए आपका सही उत्तर जो होगा वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा संस्कृत के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब प्रश्न आता है कि साहित्य और कला किसकी रचना है। ठीक है ना। तो साहित्य और कला जो है ये भागवत शरण उपाध्याय का है, इसको समझिएगा, क्योंकि मान ली ये इस साल पूछ दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, मान ली संस्कृत के 4 अध्याय। हो सकता है अगली परीक्षा में ये पूछ दे कि साहित्य और कला किसका है, इसलिए मैं कहूँ कि चारों विकल्पों पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है ना। अब रही बात है कि अनंत आकाश किसकी रचना है, तो आप नोट करते जाइए। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती की रचना है। और इंद्रजाल की अगर बात किया जाए तो इंद्रजाल जो है यह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ठीक है ना। तो ये 4 जो मैं बोल रहा हूं आप इसको लिखते जाएं तो काफी बेहतर होगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हर एक युग के सभी जो भी उसके लेखक या कवि हैं और उनकी मुख्य रचनाओं का भी वीडियो मैं यहाँ डालूंगा, अपलोड करूंगा, और आप उसको देखेंगे, उससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे द्विवेदी युग के मुख्य कवि, लेखक, कहानीकार, नाटककार, उसी तरह भारतेंदु युग के, उसी तरह से आपके छायावाद के, यानी पद्य में, काव्य में, हर एक तरह से आपका हर एक काल का, जैसे निबंध के शुक्ल युग के निबंधकार, शुक्लोत्तर युग के निबंधकार, स्वातंत्रोत्तर युग के निबंधकार, शुक्ल के पूर्व के निबंधकार, प्रसाद युग के नाटककार, प्रसाद युग के पूर्व के नाटककार, उनके बाद के नाटककार, मुंशी प्रेमचंद के समय के, मतलब प्रेमचंद के समय के उपन्यासकार, उनके पूर्व के उपन्यासकार, उनके बाद के उपन्यास, इसे ऐसा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिससे आपको एकदम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन होता चला जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो राग दरबारी के रचनाकार हैं, आपको पता होना चाहिए कौन, श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है ना। इसके बाद राग दरबारी के बाद अगर हम बात करते हैं ये कमलेश्वर की, मान ली कमलेश्वर हैं, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। एक है काली आंधी, क्या है? काली आंधी। काली आंधी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और एक जो है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। अब थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है तो आप उसको, मैं जो बोल रहा हूं एक कॉपी और कलम लेकर बैठिए तो अच्छा रहेगा। काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद
आपके जो नरेश मेहता जी हैं, नरेश मेहता की जो मुख्य रचनाएं हैं यह आप जानिए। नरेश मेहता की एक रचना है अरड़िया और एक रचना है उत्तर कथा। ये है तो ज्यादा, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ। तो अरड़िया और उत्तर कथा आप नोट कर लीजिए। अज्ञेय की जहां तक बात है, तज्ञेय की जो रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं वो है कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर याद रहेगा। ये 4 रचनाएं अक्सर रिपीट किया जाता है। तो अज्ञेय के बारे में आप ये भी जानिए, ठीक है ना। आपका शुक्ल युग के अन्य कौन कौन से नाम है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल युग के कौन कौन से नाम है, या फिर अगर पद्य साहित्य में चलें तो छायावाद के कौन कौन से नाम है, आदिकाल के कौन कौन से नाम है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो शुक्ल युग का जो अन्य नाम है, तो देखिए बेटा, शुक्ल युग को आप जो है प्रसाद युग भी कह सकते हैं, यानी नाटक के क्षेत्र में प्रसाद युग कहा जाता है। अगर उपन्यास के क्षेत्र की बात किया जाए तो प्रेमचंद युग कहा जाता है, और काव्य की बात अगर किया तो छायावादी युग भी कहा जाता है, और शुक्ल युग तो निबंध का युग कहा जाता है। अर्थात ये तीनों विकल्प सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यह भी ध्यान देंगे। अब मैं आपको थोड़ा टिप्स बताना चाहता हूं। अगर कहीं आपके प्रश्न में इनमें से कहीं कोई विकल्प हो, तीसरा चौथा विकल्प जो भी हो, इनमें से अगर सभी कोई विकल्प हो, तो आप थोड़ा सा एक बार जरूर नजर डालेंगे कि हो सकता है कि यही आपका 99% ऐसा चांस है कि वही आपका उत्तर हो सकता है। क्योंकि मान लिया अगर आप दो जान रहे हैं, तीसरा मान लिया नहीं जान रहे हैं, तो आपका ये हो सकता है कि चलिए तीसरा हम नहीं जान रहे लेकिन इनमें से सभी, तीसरा मतलब हमारा वही उत्तर सही हो सकता है। तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, 5वां प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो देखिए, विष्णु प्रभाकर का जो समय है वह प्रसादोत्तर, क्या कह सकते हैं, प्रसादोत्तर काल में ये आते हैं। प्रसादोत्तर काल, ठीक है ना। प्रसादोत्तर काल कहिए, प्रसादोत्तर युग कहिए, इस समय के ये कहानीकार माने जाते हैं। तो इसमें आपका कोई भी विकल्प नहीं है, न भारतेंदु युग है, न छायावादी युग है, न ही द्विवेदी युग है। तो अर्थात इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। आइए 6वां प्रश्न, भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो भाव विलास के रचनाकार आपके देव हैं। कौन है, देव, ठीक। अब देव की जो मुख्य रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, आप नोट कर लीजिए। रस विलास को आप याद कर लीजिए, भवानी विलास को याद कर लीजिए, और काव्य रसायन को याद कर लीजिए। 3 रचना अक्सर, या भाव विलास आपके साथ हो गया, 4 रचना हो गया। 3-4 रचनाओं को आप याद रख लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। अगर हम पद्माकर की बात करते हैं तो पद्माकर की जो रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं वह है जगत विनोद है, गंगा लहरी है। ये 2 अक्सर पूछा जाता है, जगत विनोद और गंगा लहरी। ये पद्माकर की 2 रचनाएं रीतकाल की हैं। ये सब याद कर लें, क्योंकि ये सभी कभी रीतकाल के ही हैं। रीतकाल से प्रश्न आना ही आना है, पक्का एक प्रश्न आएगा। अब इसी तरह से मतिराम की बात किया, यह भी रीतकालीन कवि है। इनकी जो 2 रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, ललित ललाम और फूल मंजरी, ये 2 रचना अक्सर पूछी जाती हैं। और केशवदास की बात करें तो आप जानते हैं रामचंद्रिका इन्हीं का है, कवि प्रिया इन्हीं का है, रसिक प्रिया इन्हीं का है, विज्ञान गीता इन्हीं का है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से आप तैयारी एकदम शानदार ढंग से कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है। प्रयोगवादी काव्य, तो आप जानते हैं प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का युग आता है, और प्रयोगवाद में कवि जो है ज्यादातर जो दबे कुचले मानव थे, तुच्छ मानव थे, और विशेष विभिन्न प्रकार के की जो कुरीतियां समाज में व्याप्त थी, उनका उन्होंने प्रखर विरोध किया है। तो इसका सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ।
काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया, हालांकि आप जानते हैं। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार रीतिकाल की कितनी धाराएं, धारा पूछा जा रहा है, रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं, तो आप जानते हैं कि 3 धाराएं हैं। कौन कौन धारा? एक है रीतिबद्ध, क्या है? एक है आपका रीतिबद्ध, एक है रीति मुक्त, क्या है? रीति मुक्त, और एक है रीति सिद्ध, क्या है? रीति सिद्ध। ये 3 धाराओं में ये रीतिकाल को बांटा गया है। यही 3 धारा पूछ रहा है, तो केवल ये संख्या पूछ रहा है कि कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, तो 3 स्वीकार की गई हैं। ओके, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? जौहर काव्य के रचनाकार। जौहर काव्य का मतलब ये होता है कि राजस्थान में जो रानी अब उसके पति यानी राजा के युद्ध में शहीद होने के बाद वह स्वयं चिता पर स्वयं जल करके और वह भी शहीद हो जाती थी, उसी व्रत को जौहर व्रत कहते हैं। तो उस तरह की काव्य की रचना किसने किया है, प्रश्न ये है। यानी जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? तो देखिए, जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि चिदंबरा के रचनाकार कौन है? क्या कह रहा है? चिदंबरा के रचनाकार कौन है? तो चिदंबरा के रचनाकार आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है ना। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक। प्रसाद की जहां तक बात है, प्रसाद की कुछ रचनाओं का आप जरूर याद रखें। आंसू जरूर याद रखें, कामायनी जरूर याद रखें, लहर जरूर याद रखें। ये सब अक्सर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। ठीक है ना। तो इसको याद रखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। उसके बाद से आप जो है कि इनका अनामिका याद रखें। कम से कम 2 रचना इनका अक्सर दोहराया जाता है, पूछे, इसको याद रखें। यामा, महादेव वर्मा की जो रचना यामा, इसको जरूर याद रखें। उसके बाद से नीरजा है, सांदे गीत है। ठीक है ना। ये सब आप अवश्य याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है। तो आपका जो 10 प्रश्न हो गया, ये गद्य और काव्य साहित्य से पूछा था। ये सब आपका प्रश्न गद्य और काव्य में बटा हुआ है। 5 प्रश्न गद्य से, 5 प्रश्न काव्य से। अब बाकी जो 10 प्रश्न बच रहा है वो आपके टोटल व्याकरण से पूछे जाएंगे। रस, छंद, अलंकार, काव्य के भेद, फिर आपका वाच्य, फिर तत्सम, तद्भव, उपसर्ग वगैरह वगैरह जो कुछ भी है यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हमारा व्याकरण से प्रश्न शुरू होता है। ठीक है ना। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखिए। आपका 11वां प्रश्न है, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी देख दशा हरगन मुस्कानी। जो 10 प्रश्न मैं आपको बताया हूं, यह तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा। बिना याद किए देखिए, याद करो तो ये नहीं कि आप जैसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार मैं ये पढ़ा ये भूल गया, ये पढ़ा ये भूल गया, ये पढ़ा ये भूल गया। ये प्रॉब्लम आता है। हम लोग भी आपके इस दौर से गुजरे हैं, जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं हम लोग भी गुजरे हैं, ऐसा नहीं है। तो अनुभव अपना हम बता रहे हैं। वो लगता है कि हमको कुछ भी याद नहीं है, तो याद करने के लिए आप न पढ़ें, आप केवल पढ़ने के लिए पढ़ें। मतलब ये कि आप पढ़ते जाएं, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करते जाएं। परीक्षा में जैसे वो प्रश्न आपके सामने आएगा ना, मैं दावा करता हूं तुरंत आपका उसका उत्तर मिल जाए। अच्छा इसको मैं पढ़ा, इसके कवि या इसके लेखक या इसका रचयिता फला है, ऐसा जरूर दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन व्याकरण के प्रश्न है समझ पर आधारित होते हैं, यहाँ से आपको याद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरह का एग्जाम्पल दिया जाएगा, समझ विकसित करने की बात है। तो यहाँ आपको समझ विकसित करना पड़ेगा। कैसे? जिसे देखिए, पुण्य पुण्य मुनि उकसाई अकुलानी देख दशा हरगन मुस्कानी। मुस्कानी दिया है, मुस्कुराना। तो मुस्कुराने का मतलब क्या है? हंसी से मतलब है। हंसी से मतलब क्या है? हास्य से मतलब। आप इतना भी टिप थोड़ा सा समझ लेना तो तुरंत आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। मुस्काही, मुस्काना, मुस्कुराना, हंसना, हंसना माने हास्य रस, ये हास्य रस है। ठीक है।
चलिए अब प्रसंग पर चर्चा करेंगे, क्या है इसका अर्थ है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे ही आज काफी लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा कुछ कंटेंट आपके सामने उपस्थित हो जाए। देखिए यहाँ क्या है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है कि उपमा है कि श्लेष है कि रूपक है। आप एक चीज जानिए, हर एक अलंकार और परिभाषा अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर निकालना बहुत आसान है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो आप यहाँ देखेंगे वर्णों की आवृत्ति ज्यादा नहीं हुई है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर उपमा की बात किया जाए, उपमा किसी भी चीज से उपमान में का उपमान से समानता प्रकट किया जाता है, तो सा, सम, सरिस, जस, जैसा, ऐसा शब्द उसमें ये वाचक शब्द आते हैं जो समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो आपका उत्तर आपका यहीं से मिल गया। देखिए आहुति सी है, चमक उठी ज्वाला सी है, यानी सा सी मतलब जैसी, जैसा, फला के जैसा, फला के सा, ठीक है ना। तो सा, सी, सम, सरिस, जस, जैसा, ये सब जो मतलब शब्द आते हैं ये उपमा अलंकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे उपमा अलंकार है। अगर दोहा छंद का उल्टा, क्या पूछ रहा, दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद है, अगर आप हर एक छंदों की परिभाषा को जानते हैं या उसके लक्षण को जानते हैं तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चौपाई छंद का क्या है, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात ये आपका उत्तर नहीं है। रोला छंद में क्या है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, यानी कि ये भी आपका उत्तर नहीं है। सोरठा छंद का क्या है, सोरठा छंद में 11 और 13 मतलब पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, और यह क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। क्योंकि दोहा में 13 और 11 होते हैं और यहाँ 11 और 13 होते हैं, दोहा का उल्टा होता है, अर्थात आपका उत्तर यही हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, सोरठा छंद आपका उत्तर हो जाएगा। कि दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद है, तो क्या है आपका सोरठा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप छोड़ करके मत भागिएगा, क्योंकि अभी हमको ये बताना है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, या कहिए कि उसको हम बंद कर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसका पीडीएफ जो प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तर जो कराया जाता है उसका पीडीएफ ज्ञानकोश एजुकेशन के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। तो ज्ञानकोश एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सब फ्री में सारा कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो सीधे सीधे अनु अलग है, रूप अलग है, तो ज्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, सीधे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। अनु उपसर्ग इसमें है। राम कृष्ण में कौन सा समास है, तो देखिए जिसमें डैश हो उसमें और शब्द छिपा होता है, यानी राम और कृष्ण, और जब और शब्द समास विग्रह करते हैं, जब और शब्द निकलते हैं और शब्द समास में छिपा रहता है तो सीधे आपका कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, हानि लाभ, दिन रात, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि वायु, समीर, वयार ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पूछ रहा है। सूर्य के हैं या फिर तारों के हैं या हवा के हैं या बादल के। तो आप जानते हैं कि वायु माने हवा होता है, समीर माने हवा होता है, वयार माने हवा होता है, अर्थात यह हवा, यानी कि सी आपका विकल्प सही है। तस्मय शब्द में विभक्ति पूछ रहा है, तस्मय शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो सीधे उत्तर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विभक्ति से एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, विभक्ति से एक प्रश्न आएगा, इसलिए सभी शब्द रूपों को आप तैयार करेंगे, नहीं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो तस्मय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। क्लियर है, चलिए अब कुछ और आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 18 प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है, ये कह रहा है संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। इसमें तो कुछ इसका उत्तर है या नहीं है, सीधे सीधे उत्तर आपको दिख रहा है क्या,
साधारण वाक्य कहते नहीं है, प्रश्नवाचक कहते नहीं है, संदेहात्मक सीधे है, और संदेहपूर्ण कथन संदेहात्मक होता ही है, तो सीधे आपका यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक भी नहीं है। नकारात्मक में नहीं शब्द होना चाहिए, मत शब्द होना चाहिए। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाने वाला शब्द और साइन ऑफ इंट्रोगेशन मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। साधारण वाक्य में मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न क्या कर रहा है, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा का कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। यानी कि ये कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। ठीक है ना, इसका वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, व्याकरण में वीडियो इसका मैं बनाया हूं। कर्तृवाच्य है, ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य है ये, इसको क्या लिखना, कर्मवाच्य में बदलना है। तो वाच्य जब बदला जाता है बेटा, तो जानिए जिस काल की क्रिया होती है कर्मवाच्य बदलने में, उसी काल का क्रिया का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे। चलिए मैं मानता हूं कि आपको वाच्य बदलना नहीं आता है, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक ट्रिक क्या है कि लिखूंगा किस काल का है, ये निश्चित है कि आपका भविष्य काल का है। अब देखिए क्या भविष्य काल की कोई क्रिया इसमें है, तो एक ही क्रिया है जाएगा, यही भविष्य काल का, क्योंकि लिखना है ये नहीं है, लिखना था ये भी नहीं है, लिख रहा हूं ये भी नहीं है। भविष्य काल का एक ही क्रिया है, क्या, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बस सीधे आपका उत्तर यही हो जाएगा। इसलिए मैं ट्रिक भी बता करके आपको काम कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे आइए देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण इसमें क्या है आपको ये बताना है। और शब्द क्या क्या है, प्रतिदिन, आसपास, बहुत और स्वयं। तो अब देखिए कौन सा शब्द स्थान का बोध करा रहा है। क्या प्रतिदिन स्थान का बोध करा रहा है, तो नहीं, क्योंकि ये दिन का या लगातार का बोध करा रहा है। क्या बहुत करा रहा है, ये भी नहीं करा रहा है। क्या स्वयं स्थान का बोध करा रहा है, ये भी नहीं करा। तो बच क्या रहा है, आसपास। हमारे आसपास, आसपास तो स्थान बोध करा रहा है, तुम्हारे आसपास ये चीज है, तुम्हारे आसपास ये चीज है, खोजो, तो स्थान का बोध करा रहा है, तो यही स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो तो 27 मिनट का हो गया। चलिए इसका हम दूसरा पार्ट बताएंगे कि कौन सा वीडियो ये कौन सा प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, गद्यांश कैसे पूछा जाएगा, पद्यांश कैसे पूछा जाएगा, और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। आप लोग अब तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक निवेदन, और यहाँ से कंप्लीट कोर्स परीक्षा के पहले तक फास्ट रिवीजन करके तैयार कराया जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।